कुमारी क्या कह रहे हैं, आइए पहले आपको ये सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी और हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे जितने भी प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी प्रदेश के नेतागण और फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, क्योंकि मैं नई थी क्षेत्र में, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। मुझे एक एक घर तक ले जाने का जो काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं पूरा मेरी जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूँगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पे पूरी तरह से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। तो बिल्कुल इन सबका मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था, और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिज़ल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब पूरी जनता पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है और मेहनत की। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, इसका ही नतीजा है। दिया जी, अब चूंकि जीत आपकी हो गई और प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बन गई। दिया कुमारी को आपने सुना, दिया कुमारी जो कल तक ये कहती हुई नजर आ रही थी कि उनकी वोटर लिस्ट के साथ छेड़खानी हुई है, उनके वोटर्स का नाम काट दिया गया है, 18,000 वोटर्स उनके वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, वो अब खुशी जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि राजस्थान ने अपना मैंडेट सामने रख दिया है और राजस्थान का मैंडेट ये बता रहा है कि 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, 68 सीट पर कांग्रेस और 16 पर अन्य हैं। और जब इन अन्य की हम बात कर रहे हैं तो इन अन्य में वो बागी भी हैं जो बीजेपी से अलग होकर सीटों पर लड़े और उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों की मुश्किल बढ़ाई। ऐसी एक सीट चित्तौड़गढ़ है जहां से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी नरपत राजवी यहां से चुनाव हार गए हैं और चंद्रभान सिंह आख्या जो कि चुनावी मैदान में थे, बागी होकर चुनाव लड़े थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, वो चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने हरा दिया है नरपत सिंह राजवी को। और कल भी वो यही दावा कर रहे थे कि बीजेपी प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त हो जाएगी और आज चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि चंद्रभान सिंह आख्या ने मुसीबतें बढ़ाई इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की और उन्होंने निर्दलीय होकर बागी होकर ये सीट निकाल ली है। तो सिर्फ एक दो ऐसी सीट नहीं है बल्कि कई ऐसी सीट है जिसे कैंडिडेट सिलेक्शन में खामियां होने की बात कही जा रही थी, उसने जरूर बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ाई और ये आंकड़ा 115 तक सिमट रहा है। ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था, 120 125 तक पहुंच सकते थे। प्राची, जो आप राजस्थान के बागियों की सीट कह रही हैं, अब शिव सीट से रविंद्र भाटी की अगर बात कर ली जाए, ये जोधपुर से ही आते हैं, यहाँ की स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स में वो बड़े हावी रहे हैं और एक विजयी उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन कहा यह जा रहा है उनकी सीट जब बीजेपी ने काट दी, उन्हें नहीं दी तो उन्हें भी गुस्सा आ गया और वो जाकर शिव सीट से उन्होंने चुनाव लड़े। और गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में ऐसा कहा जाता है, हकीकत पता नहीं क्या है, लेकिन पार्टी के भीतर ये चर्चा रहती है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को उनसे ऐतराज़ था और उन्होंने विरोध किया जिसके चलते इनको टिकट नहीं दिया गया, जबकि जो प्रदेश के प्रभारी हैं अरुण सिंह, उन्होंने इनको ज्वाइन कराया था और उनकी इच्छा थी, ऐसी बात बताई जाती है कि इसको टिकट दिया जाए इस युवा लड़के को और ये आगे जाएगा। जैसे ही उन्होंने कैंडिडेचर में अपना नामांकन भरा उसके बाद आप देखें तो उन्होंने एक तरह से माहौल बना दिया था और सबको समझ में आ रहा था कि जीत किसकी होने वाली है। और निश्चित तौर पे गजेंद्र सिंह शेखावत के लिहाज से समझें तो उनके लिए एक बड़ा झटका है कि उनके अपने क्षेत्र में बीजेपी के किसी युवा को उन्होंने टिकट देने से काटा, मना किया, उनके कहने पे टिकट काटा गया, इस बात को बताया जाता है। और तब अभी अगर वो कैंडिडेट जीत रहा है तो समझिए कि उनके लिए कितना बड़ा और बहुत वोकल कैंडिडेट हैं। आप उनके अगर जो सोशल मीडिया टाइमलाइंस को देखेंगे बहुत अच्छा बोलते हैं और 2 घंटे पहले तो जो मैं रिपोर्ट्स देख रही थी, शिव सीट से 10,000 वोट से वो आगे चल रहे थे, तो नुकसान तो बीजेपी ने उठाया है। हम बात एक बार तेलंगाना की भी कर लेते हैं। राघवन, तेलंगाना से कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है, सरकार बन रही है, लेकिन जैसा कि ये चर्चा हो रही थी कि ये कांग्रेस की जीत है या ये बीआरएस की हार है। देखिए, जमीन पर ये साफ नजर आ रहा था कि लोग चाहते थे कि वहां पर बदलाव हो। अब बदलाव में विकल्प कौन होगा, इसमें लगता है कि
कांग्रेस ने बाजी मारी, क्योंकि उनका मोमेंटम जो था कर्नाटक में जो चुनाव के नतीजे आए थे कांग्रेस के फेवर में, और उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा जो पहले 3 दिन के लिए थी उसे फिर बाद में एक्सटेंड करके 8 दिन तक किया गया। वो कह सकते हैं कि एक मोमेंटम कांग्रेस के पक्ष में बना। लेकिन अब देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, दोनों पार्टियां, चाहे वो टीआरएस हो जो बाद में बीआरएस बनी, केसीआर शायद ये चाहते थे कि वो नेशनल पर्सपेक्टिव में आके पॉलिटिक्स करें और वहाँ स्टेट की कमान उनके बेटे केटीआर को दे दी जाए, ये भी जनता ने नकार दिया। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, वो अपने ही गढ़ में 7 सीटें वो 2014 में भी जीते थे, 2018 में भी जीते थे, लेकिन अभी जो टैली है वो 4 और 5 के बीच में, इस बार 2 सीटें उन्होंने अपनी बढ़ाई, वहां पर भी वो हारते हुए दिख रहे हैं। तो जो असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश है कि वो पैन इंडिया मुस्लिम्स को अपने पक्ष में करें, उसको भी एक बड़ा झटका और एक मैसेज साफ यहाँ से दिख रहा है कि अब जब मुसलमान तेलंगाना के अगर कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं तो हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट्स हैं देश में वो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा मजबूती से खड़ा हो, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी को एक पैन इंडिया मुस्लिम लीडर घोषित करने की जो कोशिश की गई थी, तेलंगाना के आज के परिणाम जो है इससे उनको ज़्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम वोटर्स को इंटैक्ट करने की कोशिश कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के बाद से ही कर रही है और इसीलिए तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार जो है कुछ उसी थीम पर किए गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी कांग्रेस को नहीं मिल रही है। ये जो 4 राज्यों का स्कोर बोर्ड है ये कहता है कि बीजेपी बहुत अव्वल हो गई है। 3-1 का ये स्कोर हो रहा है। 3 राज्य जहां पर कांग्रेस से मानकर चल रही थी कि उसकी सरकार बनेगी, वहां पर फिलहाल कांग्रेस के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बीजेपी के 3 में से 2 भगवादारी ऐसे हैं जो जीत गए हैं और 1 आगे चल रहे हैं। तिजारा से बाबा बालकनाथ के जीतने की खबर मिल रही है। हवा महल से स्वामी बालमुकुंद आचार्य जीत गए हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया था। और तीसरी सीट है पोखरण, जहां से महेंद्र प्रतापपुरी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये वो 3 सीट हैं जहां पर खुलकर सनातन धर्म की बात कही गई थी, जहां से खुलकर ध्रुवीकरण का मैसेज दिया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। यहां पर उनका असर होता हुआ नजर आ भी रहा है। ये 3 भगवादारी और इन तीनों ही सीटों से फिलहाल बीजेपी को खुशखबरी मिल रही है। हर्षी, देखिए प्राची, मैं एक कहूँगा कि देश की नब्ज समझने में जो कम्युनिस्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, खारिज हो गए, वो कम्युनिस्ट अब कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में मार्क्स को लाकर राजनीति करने की कोशिश हो रही है। भारत की विरासत, संस्कृति, हिंदू आस्था पर हमला करके उसका मजाक बनाकर सनातन और हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहकर यह राजनीति करने की कोशिश होगी तो उसका परिणाम यही आना था। तेलंगाना में निश्चित तौर पर हम श्रेय देंगे राहुल गांधी, क्योंकि वो ओवैसी से बड़े मुस्लिम नेता हो गए। और इस लिहाज से एक बात स्पष्ट है इन चुनावों से, क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य खतरे में है। जो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से एक वोट बैंक लेकर और अपने अपने राज्यों में बड़ी पार्टी बनी थी, और ठीक है अभी सामने कोई नहीं कहेगा, लेकिन आज अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ बैठे हुए हैं,